हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने क्लास 12th के लिए न्यूमेरिकल सीरीज एक स्टार्ट की थी। तो दो वीडियोस हमारे हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर समझ लो या तीसरा वीडियो समझ लो, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं। जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, वो लास्ट न्यूमेरिकल हमारा ये था। तो पिछले वीडियो में यहाँ तक हमारा हो गया था। आज का न्यूमेरिकल हमारा ये रहेगा। तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। सॉरी। देखो, तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक यौगिक का तापीय वियोजन। तापीय वियोजन का मतलब होता है किसी को ताप दें, मतलब कोई एक यौगिक है और उस यौगिक को हमने ताप दिया और वो वियोजित हो गया, टूट गया, तो उसे कहते हैं तापीय वियोजन। प्रथम कोटि का है। किसका है? प्रथम कोटि का है। तो अब उसका जो तापीय वियोजन है प्रथम कोटि का है, तो यौगिक का 50% 120 मिनट में, 50% 120 मिनट में वियोजित हो जाता है। तो यौगिक के 90% वियोजित होने में कितना समय लगेगा? देखो, ये भी जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, छांट लेंगे। तो मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए, पहले ही बताया है कि मेन होता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझ लिया, क्या दिया है, क्या निकालना है, अगर आप लोग ये समझ में आ गए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड हो गई, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई आपके अंदर, तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। वरना ये न्यूमेरिकल क्या होते हैं, थोड़ा तकलीफ देते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, एक यौगिक का तापीय वियोजन प्रथम कोटि का है। यौगिक ए का 50% 20 मिनट में वियोजित हो जाता है। तो कोई यौगिक ए है जिसका 50% 120 मिनट में वियोजित होता है। कोई भी पदार्थ हो अपने आप में 100% होता है स्टार्टिंग में। तो देखो क्या हो जाएगा, तो जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी? प्रारंभिक सांद्रता को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो ये जो ए है हमारी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। अब इसको 100% से 50% होने में कितना? 50% वियोजित होती है। 50% वियोजित होने का मतलब समझते हैं? 50% वियोजित होने का मतलब है कि ये एक्स की मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक्स। वियोजित मात्रा यही होती है, एक्स की मात्रा। कितने मिनट में वियोजित हो गई? यानी टी बराबर 120 मिनट लगे इसको वियोजित होने में, 120 मिनट लगे। तो अब अगर हम देख लें कि अंतिम सांद्रता क्या होगी इसकी, अंतिम सांद्रता क्या होगी? ठीक है, तो इसकी जो अंतिम सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? अंतिम सांद्रता को हम किससे लिखते हैं? a माइनस एक्स से लिखते हैं। तो अंतिम सांद्रता, अब देखो 50% में से 50% विघटित हो गई तो कितनी बचेगी? 50% ही बचेगी। यानी कितनी बची? 50% बची। ये तो हो गया फर्स्ट केस। क्या हो गया? फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा है कि यौगिक के 90% वियोजित होने में कितना समय लगेगा? यानी 90%। तो पहले क्या थी? ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि अगर 100% है तो इसको 90% वियोजित होने में, कितना वियोजित होने में? 90% वियोजित होने में। ये है वियोजित या विघटन, विघटित मात्रा। क्या है? विघटित मात्रा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा यही हमसे पूछ रहा है कि 90% वियोजित होने में कितना समय लगेगा। तो इसकी ये प्रारंभिक सांद्रता है, तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी?
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, 100 में से 90 माइनस कर देंगे तो 10% बचेगी। कितनी बचेगी, 10% बचेगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबसे समझ में आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ देखो के नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ हमारे पास के नहीं है, और इस केस में देखो तो यहाँ भी हमारे पास के नहीं पता है। तो जब भी सवाल में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर दो वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं तो हम कोई एक वेरिएबल फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर सब वेरिएबल दिए हैं, केवल एक वेरिएबल नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। इसमें दो वेरिएबल नहीं दिए हैं तो हमें इसमें, अगर हमें टी की वैल्यू चाहिए तो हमें के की वैल्यू चाहिए होगी। क्या चाहिए, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में के आता है, क्या आता है, के आता है। तो अगर हमें इस टी का मान चाहिए तो हमें के का मान चाहिए, तो के का मान हम इससे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस से के का मान निकाल लेंगे और के का मान फिर इस वाले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, के इक्वल्स टू, इसको T1 मान लो और इसको T2 मान लो। क्या मानो, इसको T1 मानो, इसको T2 मानो। तो के बराबर 2.303 बटे T1 हो जाएगा, फर्स्ट केस के लिए है, इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10 हो गया। के हमें निकालना है तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बटे T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T1 की वैल्यू दी है 120 मिनट, तो 120 मिनट रख देंगे, इंटू लॉग ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 100%, कितनी है, 100% है, अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 50% है, तो यहाँ से 50%, अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये भी 50% है, ये मतलब ये परसेंट है, ये भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, और 50 से दो बार में ये 100 कट जाएगा, तो log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू पता है आप लोगों को, कल बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करने, के इक्वल टू 2.303 120 और log 2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ 0.30। अब हमें ये गलती कभी नहीं करनी है कि इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसको यहीं तक छोड़ देना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। पूरी के की वैल्यू कभी फाइंड नहीं करनी है। अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करने लगे और भाग देकर के की वैल्यू फाइंड करके फिर इसमें रखने लगे ना, तब तो तुम्हारा बवाल हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए हमें इसको यहीं तक रखना है, के की वैल्यू। अब सेकंड टर्म में आ जाओ, यानी ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया, हमें के की वैल्यू मिल गई। अब हमें सेकंड स्टेप में चलना है। तो सेकंड में क्या कर रहा है, प्रारंभिक मात्रा हमारी 100% है, तो इसको 90% विघटित होने में कितना समय लगेगा, तो बची हुई मात्रा कितनी है, 10% है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बची हुई मात्रा ही मांगता है। तो 2.303 बटे यहाँ T2 हो जाएगा, और log फिर क्या हो जाएगा, a अपॉन ए माइनस एक्स। क्या हो गया, a अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखें, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 log a की वैल्यू कितनी है, 100% ही रहेगी, और a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स कितनी है, 10% है, तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दहम। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2.303 अपॉन T2, और यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 है, log 10 की बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे log a बेस a की वैल्यू होती है 1, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, 10 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ गया, तो इस log 10 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ 1 हो गई। क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है कि ये जो, इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब सीधे से हो जाएगा। या फिर समीकरण 1 इक्वल कर दो समीकरण 2 के, तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2। और हम इक्वल क्यों कर सकते हैं,
क्योंकि देखो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो दोनों के ही वैल्यू हैं, इसीलिए हम दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, तो अगर हम समीकरण एक देखें तो वह है 2.303 बटे 120 और गुणे में है 0.3010 हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर दो है ना, तो बराबर में इसकी वैल्यू रखो, 2.303 बटे T2 हो जाएगा और गुणे एक, तो एक रखो या ना रखो। अब देखो बराबर की वैल्यू है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 0.3010 बटे 120 बराबर 1/T2 हो जाएगा। तब T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये T2, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 120, T2 बराबर 120 बटे, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 0.3010 हो जाएगा। अब यहाँ देखें, इसको हम जब दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक बाद जीरो है, तो 4 दशमलव है तो 4 जीरो लगा दें, इसमें कितने लगा दें, 4 जीरो लगा दें। अब देखो ध्यान से, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 398.8 आएगी। जब इसको 3010 से इसको भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 398.8। या फिर अगर हम लगभग में काटना चाहें तो अप्रोक्सीमेट में कितना आएगा, देखना ध्यान से, अप्रोक्स में इसका आ जाएगा, देखना इसको, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे T2 है ना, तो T2 इक्वल्स टू 12 और 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, अपॉन, क्या हम इसको 3010 है तो इसको 3000 मान लें, क्या मान लें, 3000 मान लिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 3 चौको 12, यानी 400 आ गया। T2 बराबर 400 मिनट आ गया, क्या आ गया, 400 मिनट, और ये क्या आ जाएगा, लगभग, क्या आ जाएगा, लगभग। अब ध्यान से देखो, ये 398 आया है, अगर हम इस 10 का और भाग कर देंगे, 310 का भाग करेंगे तो सीधा सीधा 398.8 मिनट आएगा। और यहाँ क्या आ गया, अगर हम इसको 3000 मान लें, क्या मान लें, 3000 मान लें, तो यहाँ पर तुम्हारा 400 मिनट आ जाएगा, जो कि सही होगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, ठीक है, आगे बढ़ें। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका दूसरा तरीका भी है, कैसे कर सकते थे, हो गया, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे वो भी समझ लें। थोड़ा सा आसान हो जाता अगर हम दूसरा तरीका अपनाते। कल बताया था मैंने कि अगर ये कह दे आधा, जहां भी तुम्हें आधा कह दे, आधा बचा आधा वियोजित हुआ, 50% कुछ भी आ जाए, देखो 50% कह रहा है, कितना कह रहा है, 50%। तो अगर प्रथम कोटि में 50% कह दे या आधा कह दे, ये क्या है, 50% है या आधा कह दे,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ये देखो कुछ हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था उसमें, पता नहीं क्या हो गया था। तो देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते थे। दूसरा तरीका ये हो सकता था, उसने दिया है 50%, क्या दिया है 50%, 120 मिनट में। जब भी ये हाफ टाइम आ जाए ना, क्या आ जाए हाफ परसेंट, यानी आधे विघटित होने में समय, जितना समय लगता है उसी को हम अर्धकाल कहते हैं। कोई पदार्थ कितने समय में आधा विघटित हो गया उसे हम अर्धकाल या अर्ध आयु कहते हैं। यानी 120 मिनट में, कितने में 120 मिनट में आधा विघटित हो गया। तो अगर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू दिया है 120 मिनट, कितना दिया है 120 मिनट दिया है, कितना विघटित हो जाता है 50%। तो इससे अगर हम के की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, के इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था 0.693 अपॉन टी हाफ, यही बताया था। तो के की वैल्यू निकाल लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, कितना है 120 मिनट, क्या हो जाएगा 120 मिनट। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। और यही बताया था, ठीक है। अब जब K1 निकाला था ना हमने, ये जहाँ से के निकाला था, तो के में भी यही आया था। अब आगे देखो, अगर हम T2 निकाल लें, यहाँ से क्या निकाल लें, T2 निकाल लें, T2 ही तो निकालना है हमें। तो कह रहा है 90% कितने में वियोजित हो जाएगा, तो 2.303 बटे, यहाँ से हो जाएगा के, और लॉग ए कितना है, ए 100% होगा, और 90% विघटित हो गया, तो इसका मतलब है 10 बचा होगा। जो बची हुई मात्रा है कितनी होगी, 10 होगी, तो 10 बार में आ गया। लॉग 10/10 की वैल्यू अभी बता चुका हूँ कितनी होती है, तो T2 हो जाएगा 2.303 बटे के, या फिर के को इस तरफ रख लो, ऐसे रख लो, यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ के हो जाएगा। तो के इक्वल्स टू 2 वैसे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ टी हो जाएगा, और लॉग 10/10 की वैल्यू 1 होती। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, क्या हो गई 2 हो गई। अब हमें पता है, कल बताया था कि जहां भी आप लोगों को 0.2.303 और 0.3010 मिल जाए, ये मिल जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693 होती, बताया था कि नहीं बताया था। अब हमें इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये भी फर्स्ट कोटि का, प्रथम कोटि का क्या है, वेग स्थिरांक है, ये भी प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है, दोनों को हम बराबर कर दें, क्या कर दें, दोनों को बराबर कर देंगे। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आएगा 0.693 बटे 120 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से हो जाएगा 2.303 बटे टी, यही तो निकालना था हमें, इसको T2 मान लो, तो हमें T2 चाहिए। तो अब ये बताओ इससे कटेगा कैसे, और मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई हमेशा 0.693 ही आता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख दो, तो ये हो जाएगा 2.303 गुणे 0.3010 अपॉन 120, यही तो आया था ना पिछले बार जब पिछले टाइप से लगाया था, 2.303 अपॉन T2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 बराबर क्या हो जाएगा 120 और बटे 0.3010। अच्छा, जिसके ये समझ में ना आया हो कैसे आया है, तो यहाँ देख लेना, यहाँ क्या बचेगा 0.3010 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 120 आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे T2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा T2 गुणे 0.3010 बराबर 120 आएगा। तो अब T2 को यहीं रखें हम, और इसको उस तरफ ले जाएं तो 120 बटे 0.3010 हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाता है। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 398.8, या लगभग में 400 मिनट आता है, क्या आता है, लगभग में 400 मिनट आता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, तो एक सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, बस हमें समझ आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 25 डिग्री सी पर N2O5 के वियोजन का
टी हाफ कितना दिया है, 5.7 आवर दिए हैं, तो यानी टी हाफ दिया हुआ है इसमें, यानी आधा विघटित हो जाता है। कितना विघटित हो जाता है, 5.7 घंटा में आधा विघटित हो जाता है। तो प्रारंभ दाब से, ये क्या कर रहा है, प्रारंभिक N2O5 के प्रारंभिक दाब से मुक्त है। तो वियोजन के वेग स्थिरांक की गणना करो। एक चीज याद रखना, जब भी ये शब्द आ जाए कि प्रारंभिक दाब से मुक्त है, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की होती है। यदि अभिक्रिया का टी हाफ किससे, प्रारंभिक दाब से मुक्त है, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। और अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी तो हमारा फार्मूला क्या, दो ही फार्मूले हैं। अगर अर्ध आयु दिया है तो 0.693 बटे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, के एक के इक्वल्स टू या टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बटे के, या फिर हमारा वही फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें देखें टी हाफ दिया हुआ है, 5.7 घंटा दिया हुआ है। वियोजन का वेग स्थिरांक निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखो कैसे निकल आएगा, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के। तो के हमें निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी हाफ, टी हाफ। तो यहाँ 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, 5.7। तो यहाँ से क्या करें, 2 जीरो बढ़ा लें और दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। बस इसका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 693 अपॉन 57। इसको हम 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 100 हो गया। अब इसको देखो डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर दो पहले, सबसे पहले किससे कर दें, 3 से डिवाइड कर दें इसको। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 नमक 27 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया। अब इसको 19 से डिवाइड करें, हम किससे करें, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 19 एकम 19 और 4 बचा, तो 19 दूनी 38 हो गया। दशमलव लगाएंगे, 19 दूनी 38, 3 बचा, 0 आ गया, 19 एकम 19 कितना हो गया, तो 21.1 आ गया और बटे 100 है, क्या है, बटे 100 है। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा, जब 100 नीचे से हटाएंगे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 0.121 प्रति, इसमें दिया घंटे में, तो प्रति आवर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी उसका क्या कह रहा है, तो वियोजन का वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक क्या आ गया, इसका वेग 0.121 प्रति घंटा आ गया, क्या आ गया, प्रति घंटा। और यही हमारा आंसर है 0.121, क्या है, 0. अब ये ना कहना 6 कहाँ से आ गया, जब एक बार और डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा, यहाँ क्लियर हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कैसे लगा सकते थे, अगर हम वो वाला फार्मूला लगाना चाहें तब क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम अपना पुराना वाला फार्मूला लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, देखो ठीक है। देखो पुराने वाले फार्मूले से कैसे हो जाएगा, पुराना वाला मतलब वही के इक्वल्स टू, ये वाला अगर फार्मूला लगाएं 2.303 बटे टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मान लो हमें न याद रहा कि टी हाफ वाला फार्मूला लगाएं, तब इससे कैसे लगा सकते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है कि आधा विघटित होने में, वियोजित होने में इतना घंटा लगता है, कितना घंटा लगता है, कि टी हाफ दिया है ना, टी हाफ मतलब आधा वियोजित होने में इतना समय लगता है। यानी पहले कितना होगा, जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता होगी, प्रारंभ में कितना होगा, 100% होगा, कितना होगा, 100% होगा। आधा विघटित होने में कितने घंटे लगे, 5.7 घंटे लगे। यानी इसको आधा विघटित होने में, यानी x बराबर आधा विघटित मतलब 50% विघटित होने में कितना समय लगा, t बराबर लगा इसको 5.7 घंटा, यानी t हाफ है, ये कितना लगा, 5.7 घंटे लगे। तो अंतिम सांद्रता क्या होगी, a माइनस एक्स कितनी हो जाएगी। अब 100% में 50% विघटित हो गया है, तो 50% ही बचेगा, वो कितना बचेगा, 50% ही बचेगा। तो अब हम फार्मूला लगा दें k इक्वल्स टू, और हमें वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू के 2.303 बटे टी हाफ हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2.303
बटे टी हाफ, तो टी हाफ की जगह क्या लिखेंगे 5.7 हो जाएगा। और लॉग ए कितना है, ए 100% है और ए माइनस एक्स है 50%। यहाँ से 2 बार में ये कट गया। और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2.303 बटे 5.7। लॉग 2 की वैल्यू होती है जो 0.3010। समझ में आ गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था, जहां भी ये महाशय दो मिल जाएं, ये दो संख्याएं मिल जाएं, हमें इनको गुणा नहीं करना है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0.693, जो हमारा टी हाफ की वैल्यू होती है। क्या होती है, टी हाफ की वैल्यू होती है। तो यहाँ से वेग स्थिरांक का आंसर आ जाएगा। और बताओ यही आया था कि नहीं आया था। तो डायरेक्ट लगाना चाहो तो टी हाफ यानी के बराबर क्या लगाना चाहो तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693। 693 क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि उसको टी हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हो, टी हाफ दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं टी हाफ। तो बताओ 0.693 बटे टी हाफ कितना है 5.7। तो चाहो तो ये डायरेक्ट हम ये भी लगा सकते हैं और चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आसान हो जाएगा, समय कम लगेगा, समय बच जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, आंसर इससे भी आ जाएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 में से एक पदार्थ, 1000 सेकंड में एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की, क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की 1000 सेकंड में एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कितने समय में इसका चौथाई भाग रह जाएगा, कितने समय में इसका चौथाई भाग रह जाएगा। देखो सॉल्यूशन देख लें हम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। तो देखो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, यहाँ लिखें हम, नोट करें अगर, तो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी। मान लो प्रारंभिक सांद्रता है ए, तो इसको आधी, प्रथम कोटि के विधि द्वारा आधी हो जाती है। आधी होने का मतलब पता है, अब यहां इसने ये नहीं कहा कि विघटित हो जाती है। अगर विघटित हो जाती है कहता तो x की मात्रा होती। यहाँ कह रहा है रह जाती है, क्या हो जाती है। हो जाती है का मतलब आधी बचती है। क्या बचती है, आधी बचती है, यानी अंतिम सांद्रता दी हुई है। तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स से लिखते हैं अंतिम सांद्रता को, तो ये हो जाएगी a/2। अरे पहले a थी, अब कितनी हो गई, a/2 हो गई। प्रारंभिक सांद्रता a थी, अब हो गई a/2 हो गई। कितनी हो गई, a/2 हो गई। और आधा होने में इसको कितना समय लगा, आधा होने में 1000 सेकंड का समय लगा। कितना लगा, 1000 सेकंड का समय लगा। कितने समय में इसका एक चौथाई, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कह रहा है, कितने समय में इसका एक, अच्छा यहाँ से देखो हमारे पास के नहीं है, के नहीं है ना, फॉर्मूले में तो के आता है, के नहीं है हमारे पास। यहाँ देखो कह रहा कितने समय में एक चौथाई रह जाएगा। एक चौथाई रह जाने का मतलब समझते हैं, बची हुई मात्रा, अंतिम सांद्रता है एक चौथाई, तो यानी प्रारंभिक सांद्रता ए ही थी। कह रहा कितने समय में, यानी इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, कितने समय में इसका एक चौथाई रह जाएगा। इसका ए का एक चौथाई रह जाएगा, इसका चौथाई भाग रह जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो कितने समय में, तो के हमारे पास यहाँ भी नहीं है। देखो दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, कितने हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास के नहीं है, तो इससे के की वैल्यू फाइंड कर लो। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू रखो 2.303, 2.30। अब देखो, अब वो कह रहा है ना आधी रह जाती है, तो चाहो तो सीधे टी हाफ वाला फार्मूला लगा दो और चाहो तो तुम वैसे भी कर सकते हो। तो पहले हम डायरेक्ट करे ले रहे हैं इसको, जीरो, चाहो तो टी हाफ लगा लो सीधे।
तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 1000 सेकंड दिया। कितना दिया है 1000 सेकंड। यहाँ से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में यहाँ भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो कह रहा है 2.303 बटे टी, इसको T2 माना है तो T2 मान लो, और यहाँ पर हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 2.303 T2 हो जाएगा और इंटू लॉग a की वैल्यू a ही है और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है a/4 है। कितनी है a/4। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया और ये 4 ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 बटे T2। क्या हो जाएगा T2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा लॉग 4 है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। तो 2 हमें पता है कि ये आगे आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 इंटू 2 लॉग, और log 2 की वैल्यू हम सीधे रखे दे रहे हैं। अब यहाँ log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। कितनी होती है 0. अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, यहाँ भी ये k की वैल्यू है और यहाँ भी ये k की वैल्यू है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अगर हमने, मैं पहले बता चुका, अगर हम k की वैल्यू यहाँ से निकालना बैठे तब तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। आ जाएगा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो k की वैल्यू हमें एज इट इज वही रखनी है जो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर कर लो। चाहो ना बराबर करना हो तो 1 की वैल्यू 2 में रख दो, कोई भी, चाहे 2 की वैल्यू 1 में रख दो, 1 की वैल्यू 2 में रख दो, चाहे बराबर कर दो। हमने यहाँ से समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि के हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे आपस में। तो पहली क्या है 0.693 बटे टी हाफ की जगह 1000 है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू ये है 2.303 बटे T2 और मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 0. हमें कैलकुलेशन से बचना है, और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन से बच लोगे आंसर उतनी ही आसानी से आएगा। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी तुम्हें ये संख्या दिख जाए, अच्छा ये बताओ ये जो संख्या है ये किसके बराबर होगी, क्या इसका मान 0.693 नहीं होगा। इसका मान कितना है 0.693 है, तो क्या हम ये बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, या पहले वैल्यू रख लो बाद में काट दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/1000 बराबर, यहाँ आया 2, 2 बचा 2/T2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो T2 बराबर 1000 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2000 सेकेंड आ जाएगा। यानी उसका 1/4 विघटित होने में उसको 2000 सेकेंड लगेंगे। आधा विघटित होने में उसको 1000 सेकेंड लगे हैं, तो 1/4 विघटित होने में 2000 सेकेंड लगेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की देखो क्वेश्चन है कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ दिया है 693 सेकंड है, वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। अब तो आप लोगों की टी प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि आप लोग कर सकते हैं। कह रहा टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ बराबर 693 दिया है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। और अभी बताया जब भी टी हाफ दिया हो फार्मूला लगा दो, के हाफ इक्वल टू 0.693 बटे टी हाफ। तो 0.693 बटे टी हाफ का मतलब है, टी हाफ दिया हुआ है ना 693, यहाँ से दशमलव हटाओ 3 जीरो बढ़ा लो,
693 से 693 हो गया, 1/1000 आ गया। क्या आ गया? 1/1000 आ गया। इसका मतलब है 0.3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो गया। के है कितने दिया था? सेकंड में दिया था, तो प्रति सेकंड हो क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू 0.00 प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर था। समझ में आ गया? आया समझ में? अगला क्वेश्चन लगाएं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, कितने समय में इसका नवा भाग रह जाएगा? कितने समय में इसका नवा भाग रह जाएगा? देखो इसमें भी दो क्वेश्चन आ गए, दो स्टेप इसमें ही बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 100 सेकंड में प्रथम कोटि के भी एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है। देखो फिर आगे रह जाती है, ये नहीं कहा कि 1/3 विघटित हो जाती है, वो कह रहा है 1/3 रह जाती है। क्या कह रहा है? 1/3 रह जाती है। अगर ये कह देता 1/3 विघटित हो जाती है, तो 1/3 विघटित हो जाती है, वो x की मात्रा होती। ये कह रहा है 1/3 रह जाती है, यानी बची हुई मात्रा है, अंतिम सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 सेकंड में, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी? प्रारंभिक सांद्रता ए होगी। प्रारंभिक सांद्रता 100 सेकंड में, यानी t बराबर 100 सेकंड, t1 मान लो पहला है, तो 100 सेकंड में अंतिम सांद्रता इसकी कितनी बचती है? अंतिम सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता इसकी 1/3 रह जाती है, यानी a की 1/3, यानी a/3 रह जाती है। तो 1/3 रह जाती कितने समय में? यानी यहाँ हमारे पास अभी क्या नहीं है? के नहीं है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का नवा भाग कितने समय में रह जाएगा? नवा भाग कितने समय में? यहाँ भी हमारे पास के नहीं मिलेगा हमें, तो अंतिम सांद्रता क्या कह रहा है? सांद्रता a/नवा भाग। नवा भाग का मतलब क्या होगा? a/, यही हो गया, a का नवा भाग 1/9 कितने समय में यह रह जाएगा? 1/। समझ में आ गया? तो अब हम सीधे से फॉर्मूला लगा लें अपना। क्या कह रहा है फर्स्ट के लिए? तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बटे t1 log a/a-x बेस 10। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303। t1 कितना है? 100 सेकेंड है, इंटू लॉग a कितना है? a हमारे पास a ही है, और a-x की वैल्यू है a/3, यही है ना a-x की वैल्यू। अंतिम सांद्रता क्या होती है? अंतिम सांद्रता a-x ही होती है। तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बटे 100। क्या हो गया? और इंटू लॉग कितना हो जाएगा? log 3। कितना हो जाएगा? log 3। समझ में आ गया? log 3 की वैल्यू क्या हो जाती है? log 3 की वैल्यू होती है, उस दिन मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि log 3 की वैल्यू यहाँ लिखे दे रहे हैं। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। कितनी होती है? 4771 होती है। तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303 बटे 100, और log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771 हो जाएगी। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यहीं तक रखना है। बस ये याद रखना k का पूरी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? देखो अब सेकंड केस में कह रहा है कितने समय में a/9 हो जाएगा, यानी k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बटे t2, और log a/x होगा ना, तो ये a-x की वैल्यू ही दी हुई है a/9, तो a/9, a से a कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू 2.303 बटे t2 हो जाएगा। और log, अच्छा ये कितना हो जाएगा? log इस 9 को, 9 ऊपर चला जाएगा, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ये आगे आ जाती है। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t2 हो जाएगा, और इनटू
2 log 3 की वैल्यू अभी बताई है कि log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। समझ में आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। और अभी बताया है कि कभी भी हमें क्या नहीं करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, या दोनों ही किसके मान है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के ही मान है। किसके मान है? वेग स्थिरांक के ही मान है। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को, सॉरी, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ दोनों को बराबर कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2.30। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो के की वैल्यू है वो कितनी है? वो वैल्यू है 2.303/100 इंटू 0.4771, बराबर कर लो। यहाँ से आ जाएगा 2.303/T2, और मल्टीप्लाई कर दो 2 गुणे 0.4771। क्या हो गया? क्या दिखाई दे रहा है? 0.4771। अब दिखाई, ठीक है, 0.4771 हो जाएगा। कितना हो गया? 0.4771 हो गया। अब यहाँ से देखो, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो देखो 2.303 से 2.303 कट गया, इससे ये कैंसिल हो। तो देखो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू हैं ये कट गई, ये हो जाएगा 1/100 इक्वल्स टू 2/T2। और अब इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 इक्वल्स टू 200, क्या आ जाएगा? 200 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ गया? कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से हम के की वैल्यू पूरी निकाल लें, इसका गुणा इसमें करें, जहाँ तुमने गुणा किया वहीं मामला फंस गया, और जहाँ मामला फंसा वहीं तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की, अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल दिया हुआ है, टी हाफ दिया है। टी हाफ इक्वल्स टू 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का वियोजन 90% हो चुका होगा? चलो, तो देखो फर्स्ट केस में क्या दिया है, सीधा सीधा हम लगाए दे रहे हैं। टी हाफ दिया है, 1 मिनट। प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी होगी? तो प्रारंभिक सांद्रता ए होगी। प्रारंभिक सांद्रता ए होगी। तो कह रहा टी हाफ यानी आधा विघटित हो जाता है। आधा विघटित कितने समय में हो जाता है? 60 मिनट में आधा विघटित हो जाता है। इसका मतलब है अंतिम सांद्रता कितनी बची होगी? इसकी जो अंतिम सांद्रता होगी, अंतिम सांद्रता कितनी बची होगी? आधा विघटित हो गया तो A/2 ही बचा होगा। कितना बचा होगा? A/2। यानी अगर ये 100% होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया है इसीलिए हम भी इसको परसेंटेज में लेके ले रहे हैं। अगर ये 100% होगा तो ये 50% बचा होगा। A/2 का मतलब क्या है? A/2 का मतलब 100/2 हो जाएगा, तो 50% बचा होगा। यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में कह रहा है कितने समय में, यानी ये जो 100% है वो कितने समय में, T2 मान लो इसको, कितने समय में कह रहा है 90% हो चुका होगा। इसका मतलब पता है, 90% हो चुका होगा का मतलब है कि 90% विघटित हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा? कि अभिक्रिया का वियोजन 90% हो चुका होगा, तो 90% अभिक्रिया विघटित हो चुकी होगी। कितनी विघटित हो चुकी होगी? 90% विघटित हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है वो 90% है। यानी कितनी विघटित हो गई होगी? 90% कितने समय में विघटित हो गई होगी? तो हमें यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? a माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी हमें? वो मिलेगी, 100 में 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10% मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10%। क्या ये बात समझ में आ गई? 10% मिलेगी।
तो आज थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो रही है इसमें, पता नहीं क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, तो बाकी के न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। और अगर खुद से हो जाए तो खुद से ये न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।